नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। देश देशांतर में आज हम बात करेंगे बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है और 3 चरणों में चुनाव की घोषणा कर दी है। और इस कोरोना के बीच बिहार में चुनाव के लिए कई नए नियम लागू हो रहे हैं और कई नई गाइडलाइंस चुनाव आयोग ने जारी की हैं। चुनाव आयोग के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि कोरोना के बीच किस तरीके से वो चुनाव को सही तरीके से संपन्न कराता है और तमाम वोटर को बिना किसी डर या भय के मतदान केंद्रों तक लाने में सफल रहता है। समझेंगे ये चैलेंज लोकतंत्र में इस बार कितना बड़ा है चुनाव आयोग के सामने। हालांकि इससे पहले भी चुनाव आयोग ने अलग अलग तरीके के चैलेंज को आसानी से हल किया है और उनका मुकाबला करते हुए चुनावों को संपन्न कराया है। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ फॉर्मर डीजी ECI अक्षय राउत साहब हैं, आपका स्वागत है सर। हमारे साथ प्रदीप सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है। और संजय सिंह जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। संजय जी, आपका भी स्वागत है। शुरुआत में अक्षय जी आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि 7,29 लाख वोटर और कोविड काल, और जब बिहार में मैं देखता हूं केसेस अभी भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसे में लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव या सबसे बड़ी जरूरत चुनाव को वहां पर संपन्न कराने के लिए तारीखों का ऐलान, किस तरीके का चैलेंज चुनाव आयोग के सामने और कितना बड़ा चैलेंज है ये? ऐसे कोई चैलेंज कभी मेरे को नहीं लग रहा है कि दुनिया में कोई जगह में था कोई भी चुनाव में। पिछले जो 6, 7, 8 महीना चल रहा है ये कोविड-19 की संक्रमण की दुनिया में जो आतंक चल रहा है, उसमें थोड़ी बहुत चुनाव तो हुए हैं। अभी जैसे छोटे छोटे सिंगापुर, साउथ कोरिया, मलावी और ऑस्ट्रेलिया में और ताइवान में, ये सब में हुआ। लेकिन अगर आपने अभी बिहार के आंकड़े कहा, 7.3 करोड़, इतने आबादी का इतने बड़ा इलेक्टोरेट और विविध इतना है। वहां LWA की समस्याएं हैं, वहां जातिवाद का थोड़ा समस्याएं हैं, वहां कभी कभी थोड़ी सी दबंगी भी चल जाता है, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन आ जाता है, आजकल बाढ़ भी है, और सबसे बढ़कर है कोविड। ये सब में इतने बड़े आबादी के साथ वोटिंग कराना, ये मुझे लग रहा है कि जैसे आज ने शायद ये जो प्रेस नोट इशू हो रहा था तो CEC साहब ने कहा कि लीप ऑफ फेथ है। ये बहुत बड़ा एक विश्वास है भारत के अपना लोकतंत्र और इसका लोकतंत्र के प्रबंधन का एक विश्वास है कि ये करने की दिशा में चल पड़े। और तरह तरह की समस्या आएगा। और आप अगर जैसे आज शुरुआत इसका नहीं हुआ, जो इलेक्शन के मैनेजमेंट की जो प्लानिंग होता है बहुत पहले ही होता है। और आप अगर इन दिनों जो गाइडलाइंस इशू हुआ, बहुत ही डिटेल्ड गाइडलाइन पहले इशू हुआ था, आज नहीं। और आज के बल्कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, आपको बताऊं कि पहले प्रेस नोट की 2 अनाउंस हो गया कि भाई बिहार की है 243 कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसके तुरंत बाद कोविड के ऊपर आ गया प्रेस नोट की जो मामला है। नहीं तो बहुत सारे अदर दूसरे चीज आते हैं, लेकिन इस बार कोविड के ऊपर सीधा, क्योंकि कोविड के ऊपर ही तवज्जो है। कोविड के बावजूद इलेक्शन हो रहा है। मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा इसको लेकर, और एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, जो आपने डिटेल्ड गाइडलाइन का जिक्र किया, नोडल ऑफिसर होते थे इलेक्शन में सिक्योरिटी के लिए, एक्सपेंडिचर कंट्रोल के लिए और EVM के लिए, लेकिन इस बार हेल्थ के नोडल ऑफिसर है। मुझे लग रहा है कि हेल्थ और डॉक्टर्स इस बार के इलेक्शन को काफी सारे उसके ऊपर उनका एडवाइस काम करेगा। 3-4 बड़ी बड़ी चीज जो नजर में आ रहा है, जैसे 1500 की जगह में 1000 का पोलिंग स्टेशन हो गया, 1 घंटा ज्यादा बढ़ गया इलेक्शन के जो पोलिंग के समय, और नॉमिनेशन जो होगा वो ऑनलाइन भी हो सकता है। और सबसे बड़ा मुझे जो लगा, और मुझे इसके बारे में बहुत इंप्रेस्ड हूं, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड की जो सिलसिला है सब लोगों को जोड़ने का, इवन आपदा के समय पर भी इसको कर जा रहे हैं कि जो संक्रमित हुआ है कोविड से, उसको भी लास्ट आवर में आके वोट देने की माने इससे लगता है कि जो आत्मबल और विश्वास है हमारा लोकतंत्र को प्रबंधन, इलेक्शन का प्रबंधन, इसको सैल्यूट करना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि जैसे खैर कुछ चीजें तो देखना पड़ेगा, 1-2 महीने की समय है, जब तक नवंबर 10 को काउंटिंग होता है तब तो देखना पड़ेगा कि हम इसको कैसे निपटाते हैं, क्योंकि समस्याएं जस्ट शुरू ही है। और अभी देखिए जी और नीट का एग्जाम हुआ, बिहार में ही हुआ, और बहुत चर्चा चल रहा था कि कैसे होगा, और समस्याएं भी हुआ, लेकिन उस समस्या को इनोवेशन के जरिए, बेटर प्रबंधन के जरिए और रिसोर्सेस लगा के वो उसको निपटा गया। मुझे लग रहा है इलेक्शन जो है, आपको याद होगा रविंद्र जी, हमने पहले भी इसके बारे में बात किया था, हिलरी क्लिंटन ने बोला था कि भारत की जो चुनाव है वो गोल्ड स्टैंडर्ड है, और ये गोल्ड स्टैंडर्ड को गोल्ड बनाकर और प्रूव करना, ये बिहार में कोविड के समय में इलेक्शन का एक अभी इसका परीक्षा की समय बड़ी परीक्षा है। और प्रदीप जी, क्योंकि
तीन अगर मैं चीज़ें कहूँ और समझना चाहूँ बिहार के परिप्रेक्ष्य में, पहला ये कि एक तो कोविड काल, हालात जिस तरीके के हम सबके सामने हैं, दूसरा बाढ़ का एक बड़ा इलाका, कई सारे ज़िले जो बाढ़ग्रस्त रहते हैं, और तीसरा वहाँ पर घनी आबादी और मैं कहूँ कि पॉलिटिकल अवेयरनेस, खासतौर पर राजनीति को लेकर। तो और पहला स्टेक होल्डर चुनाव आयोग, दूसरा पार्टियां और तीसरा वोटर। कैसे देखते हैं तीनों के अगर लिहाज से देखें इस चुनावी मौसम में आने वाले 2 महीने? जी देखिए, ये जो जो अभी बात हो रही थी, अक्षय जी बात कर रहे थे और हम सब जानते हैं। एक बात जो नहीं जानते हैं वो ये कि ये कोरोना कब तक रहेगा। तो कोरोना काल में चुनाव होना, आम चुनाव होना किसी प्रदेश की विधानसभा का, और वो भी इतनी बड़ी आबादी वाले प्रदेश का, वो एक तरह से एक प्रेसिडेंट तय करेगा, पूरे देश के लिए एक रास्ता दिखाने वाला होगा, मार्गदर्शक होगा। वो चाहे चुनाव आयोग की बात करें आप, चाहे राजनीतिक दलों की या मतदाता की। अब चुनाव आयोग तो अपनी तैयारी पहले से कर रहा है, राजनीतिक दल भी कर रहे हैं। राजनीतिक दलों का व्यवहार कैसा होगा, देखिए ये इस तरह का चुनाव है जिसमें आप आम सभाएं इस तरह की जैसे पहले करते थे कर नहीं सकते। घर घर चुनाव भी उस तरह से नहीं, प्रचार नहीं कर सकते जिस तरह से पहले कर रहे थे, कर सकते थे। आज चुनाव आयोग ने कहा कि एक घर घर प्रचार करने वाली टीम में 5 लोगों से ज्यादा नहीं होंगे। तो ये जो चुनौतियां हैं अपनी बात मतदाता तक पहुंचाने की, और मुझे लगता है कि ये एक अवसर है इस संकट में, इस आपदा में अवसर ये है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए राजनीतिक दल ये काम करना सीखें। इससे चुनाव का खर्च कम होगा, और जो पार्टियां इस मामले में आगे हैं, जिनकी तैयारी पहले से है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल करके चुनाव प्रचार करने की, अपनी बात पहुंचाने की, उनको फायदा होगा। जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज जिसको कहते हैं वो उनको मिलेगा। मतदाता के लिए समस्या ये है कि वो अपने को सुरक्षित रखते हुए, देखिए दुनिया में सबसे बड़ी चीज चाहे जिस देश का नागरिक हो, उसके लिए अपनी जान सबसे पहले है। जीवित रहेंगे तो जनतंत्र भी रहेगा, वोट भी रहेगा, पार्टी भी रहेगी, देश भी रहेगा। मर जाएंगे तो फिर क्या बात। तो इसलिए अपने को सुरक्षित रखते हुए चुनाव में कैसे भाग ले, ये मौका इस बात को भी साबित करने का होगा मतदाता के सामने कि जनतंत्र के प्रति, लोकतंत्र के प्रति, चुनाव के प्रति उसकी प्रतिबद्धता कितनी है जी। वो जोखिम लेकर क्या इस प्रक्रिया में भाग लेने को तैयार है। अगर वो ऐसा करता है तो ये भारतीय लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत होगी। कई देशों का अक्षय जी ने उदाहरण दिया कि वहां चुनाव हुए हैं, लेकिन उन्होंने खुद ही कहा था कि वहां आबादी बहुत कम है। बिल्कुल। अब बिहार के जितने मतदाता हैं, बहुत से देशों की आबादी ही उतनी नहीं होगी। तो इसलिए इस दृष्टि से इस चुनाव की अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है इस संकट के समय में। और हमारा जो जनमानस है, हमारे देश के जो लोग हैं, हमारा जो समाज है, संघर्ष में जीने की हमारी आदत है। तो हमारे लिए ये कोई बहुत नई चीज नहीं है कि पहली बार संकट आया है उसमें कैसे निपटे, लोगों के हाथ पांव फूल जाएं, ऐसा नहीं होने वाला है। तो संघर्ष के साथ जीवन को चलाते रहना ये हमारी खूबी है, और ये हमारे बिल्कुल कहें कि एक तरह से सेकंड नेचर बन चुका है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अभी जो स्थिति दिख रही है, मुझे लगता है कि पहले के चुनाव की तुलना में इस चुनाव में शायद मतदान का प्रतिशत बहुत ज्यादा न गिरे या बढ़ भी सकता है। देखिए कुछ कह नहीं सकते, संकट में लोग ज्यादा बढ़ चढ़कर जो है अब साहस का परिचय देते हैं। तो अब ये देखने की बात है चुनाव प्रचार किस तरह से चलता है, किस तरह से लोग निकलते हैं। ओके संजय जी, एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट और जिसका जिक्र मैं देखा तो सोशल मीडिया पर खासतौर जो बिहार पॉलिटिक्स है वहाँ पर जो एक्सपर्ट लोग हैं, क्योंकि टाइमिंग थोड़ा सा बढ़ाया गया है, 7 से 6 बजे तक, सुबह 7 से 6 बजे तक वोटिंग का टाइम तय किया गया है। यानी कि कुल मिलाकर मैं कहूँ 660 मिनट और बूथ में 1000 वोटर, यानी कि जो मैनेजमेंट होगा इस दरमियान सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वोटिंग का, वो बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए, और जो टीमें होंगी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दारोमदार होगा इस एरिया को भी मैं कहूँ कि देखने के लिए।
देखिए, एक बात तो तय है कि अभी तक हम लोगों ने जिस तरह से कोरोना को फाइट किया है, जो एजेंसियां हैं, जिस सरकारी एजेंसियों को अभी तक हम कहते थे कि ये काम नहीं करते या सिस्टम में ये फ्लॉ है या इस तरह की बेगारी या लाचारी या जो भी आप तमाम तरह के निगेटिव शब्दों का ही इस्तेमाल करते थे, उन पे वो खरे उतरे हैं। कहीं कहीं कुछ अपवाद स्वरूप चीजें हुई हैं, लेकिन इतनी बड़ी चीज में हम उनको इग्नोर करते हैं। जो अच्छी चीज है उसको देखते हैं, जहां हुआ है वहां सरकारों ने एक्शन लिया है। जो चीज इलेक्शन कमीशन ने आज अनाउंस किया, और इसके पहले मैं जब बात कर रहा था पिछले 6 महीने से, तो एक आशंका लोगों के बीच में थी कि इलेक्शन सही में होगा, क्योंकि बीच में जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा था, फिर फ्लडिंग भी हो गई, और बिहार में ये समस्या हमेशा से रही है। दूसरी चीज, अक्षय जी ने उसको बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। उनका अपना एक्सपीरियंस भी है इलेक्शन मैनेजमेंट में, और सघन रूप से उन्होंने बाहर के भी इलेक्शन देखे, यहाँ के भी इलेक्शन देखे। अब आप देखिए, एक ऐसी स्थिति है कि आपने पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की, आपने बाकी चीजों की बात की, आबादी की बात की, लेकिन साथ में कॉन्शियसनेस का भी एक इशू है। तो जिन देशों में चुनाव हुए हैं और जहां अभी हमारे यहाँ होने वाला है, कॉन्शियसनेस लेवल में थोड़ा सा फर्क है। लेकिन जब चुनाव होता है तो चुनाव की सबसे बड़ी चीज जो बिहार में अभी तक होती थी, वो होती थी बड़ी रैलियां। वो रैली अब केवल वर्चुअल रैली है, जो फोन पे या किसी के उस पे दिखेगा या किसी अन्य माध्यम से दिखेगा। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती थी, जो कविंद्र आप मानेंगे, आपके हर चैनल पे भी एक स्टॉक शॉट हर बिहार के चुनाव में चलता था कि 25 हेलीकॉप्टर 30 हेलीकॉप्टर पटना एयरपोर्ट पे लगे हुए हैं, तो सुबह में उड़ रहे हैं और शाम में फिर तमाम नेता वापस आ रहे हैं। सड़कों से जाने का प्रचलन काफी कम हो गया था बिहार में, और उसके कई तमाम कारण है, उस पर कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन जब ये होता है तो हमारा इलेक्शन एक यूनिक चीज हो जाता है। एक जो नया एक्सपेरिमेंट, डिजिटल मीडिया के माध्यम से चुनाव प्रचार, लोगों तक पहुंचने का काम, वो इस बीच में सरकारें और प्रधानमंत्री मोदी स्वयं उस रूप में काफी ज्यादा आगे बढ़ करके डिजिटल के मीडिया से वो लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो एक पिछले 6 महीने का हमें जो कार्यकाल मिला है, मार्च से लेकर अभी तक का, उसमें डिजिटल के माध्यम से जो कनेक्टिविटी है उसके प्रति लोगों की जागरूकता भी आई है। और जो चीज प्रदीप जी कह रहे थे कि जो पार्टियां सजग हैं और जो पार्टियां टेक्नोलॉजी अडेप्ट करने में तेज हैं, तो स्वाभाविक रूप से उसका एक फायदा एनडीए को है। बहरहाल अभी हम राजनीतिक पक्ष पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। जो मूल बात एक है कि एक बहुत बड़ी बात है कि कोरोना को, जो कोरोना पॉजिटिव है उनको स्टिग्मेटाइज नहीं करना, ये बात हम बार बार करें। इलेक्शन कमीशन ने उस चीज को लेकर के आज 4 कदम आगे गए, और वो ये कह रहे हैं कि आप आकर के वोट देने के लिए आप मतलब वेलकम है, आप आइए, आपका समय ये होगा, उनके लिए भी अच्छा है, बाकी लोग के लिए भी अच्छा है। मान लीजिए कि जो सिंगल यूज जो ग्लव्स देने की बात है कि आप किस तरह से वोट करेंगे, इलेक्शन कमीशन भी काफी इनोवेटिव हो रहा है कि जो फिंगर पे मार्किंग होती थी वो किस तरह से होगी, पर्चियां किस तरह से जाएंगी, ये तमाम चीजें हैं। इसमें से जो मूल भाव निकलता है कॉन्फिडेंट नेशन का, एक कॉन्फिडेंट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म का, कि हमारे पास इस तरह के इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, हमारे देश में ये एक आत्मशक्ति है कि इस तरह के गंभीर परिस्थितियों में एक ऐसे प्रदेश में जहां 7.25 करोड़ वोटर हैं और टोटल जनसंख्या आप समझ लीजिए कि कितनी है इससे, और जितने लोग इलेक्शन के कार्य में लगेंगे, उस चीज के लिए हम तैयार हैं और सक्षम रूप से तैयार हैं। और आगे बढ़ करके मतलब चुनाव प्रचार, मतलब पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट की बात है, चाहे आप जिस तरह से करें, तो ये हमारे देश के लिए एक आत्मविश्वास की बात है। और बिहार का चुनाव इसलिए मैं मानता हूं कि पूरा देश ही नहीं, पूरे दुनिया की नजर भारत के ऊपर होगी और बिहार के ऊपर होगी। प्रदीप जी, क्योंकि दो बहुत नई चीज़ें देख रही हैं इस चुनाव में, और बिल्कुल जैसे कहा जाता है कि जब कोई आपदा आती है तो नई स्कीम्स, नई खोज या नई चीज़ों का इस्तेमाल वो अपने आप ज़रूरत के लिहाज से उभरता है। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने भी जो चुनाव प्रचार का तरीका साफ कर दिया है कि किस तरीके से डिजिटल मोड पर चुनाव प्रचार होगा, लेकिन इसके साथ साथ डिजिटल मीडिया या फिर मीडिया, इसमें किस तरीके की बाउंडेशंस हैं, गाइडलाइंस साफ कर दी गई हैं। और दूसरा, कैंडिडेट के आपराधिक इतिहास को 3 बार प्रचारित करना, उसकी जानकारी रिटर्निंग ऑफिसर तक देना, उसकी वजह बताना, ये जो नए मोड हैं वो इस चुनाव के साथ में किस तरीके से आप देखते हैं, खासतौर पर बिहार की पृष्ठभूमि के लिहाज से? नहीं, कविंद्र जी ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, आवश्यकता आविष्कार की जननी है कहते हैं,
तो आवश्यकता जब पड़ती है, संकट जब आता है, तो नए अवसर भी पैदा होते हैं, नए तरह के विचार भी आते हैं। तो इलेक्शन कमीशन इसमें बहुत प्रोएक्टिव रहा है, इस पर बहुत सोचा है। ऐसा नहीं है कि एक एक्सरसाइज है, उसको उनको करना है, चुनाव कराना है इसलिए करा देते हैं, हम घोषणा करा देते हैं। अब ये पार्टियों और मतदाता पर है कि वो किस तरह से निपटते हैं। जो आज मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक बात कही, और अभी अक्षय जी ने भी उसका जिक्र किया, जो हेल्थ का पक्ष जुड़ा है, मेडिकल जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनका जो पक्ष जुड़ा है मतदाता को लेकर, वो ये दिखाता है सेंसिटिविटी को, जो चुनाव आयोग की जो सेंसिटिविटी है मतदाता के प्रति, जिम्मेदारी भी है, और ये इस तरह की चिंता, इस तरह का ख्याल रखने का ये एक पक्ष भी नजर आता है सामने। दूसरी बात जो है वो चुनाव ये पहला हो रहा है कोरोना काल में, पूरी असेंबली का एक प्रदेश का बाई इलेक्शंस की बात छोड़ दें, तो उसमें मतदाता का व्यवहार और पार्टियों का व्यवहार, एक दृश्य आज हम लोगों ने पटना की सड़कों पर देखा। उम्मीद करना चाहिए कि इस तरह के दृश्य देखने को नहीं मिलेंगे। जो भी बहस, मुबाहिसा, लड़ाई झगड़ा होना है वो सोशल मीडिया के जरिए या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए होगा। दूसरी बात जो चुनाव आयोग ने कही, जो एक चिंता की बात बनती जा रही थी बिना कोरोना काल के पहले भी, वो है सोशल मीडिया की भूमिका चुनाव। सोशल मीडिया में जिम्मेदारी आए, ज्यादा जिम्मेदार ढंग से रिपोर्टिंग हो या अपनी बात कही जाए। देखिए, लोकतंत्र में मतभिन्नता की पूरी गुंजाइश रहती है। जरूरी नहीं कि हम आप हर बात पर सहमत हो, लेकिन उसके लिए हम असहमति को दुश्मनी में बदल दें, हिंसा पर उतर आए, इसकी जरूरत नहीं है। दूसरा, किसी की प्रतिष्ठा को लेकर, उसको लेकर जो सोशल मीडिया में गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है, ये मुख्य चुनाव आयुक्त का ये कहना कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो गैर जिम्मेदारी से काम करेंगे कार्रवाई होगी, ये बड़ा संदेश है। सोशल मीडिया के लोगों को होशियार रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन की नजर है उन पर। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करके बच के निकल जाएं। तो ये एक बड़ा जो मुझे लगता है बदलाव है, जो कोरोना के बाद भी जिसका प्रभाव रहेगा। अगर सोशल मीडिया को आप ज्यादा जिम्मेदार, अनुशासित बना सके, तो ये भारत के लिए केवल चुनाव की दृष्टि से नहीं, सामाजिक दृष्टि से भी और राजनीतिक दृष्टि से भी बड़ी बात। अक्षय राव साहब, मैं एक चीज जानना चाह रहा था, क्योंकि जब किसी राज्य में, और खासतौर बिहार जैसे राज्य में चुनाव का जब ऐलान हो चुका है, क्योंकि ज़्यादातर मैन पावर या मशीनरी आप स्थानीय स्तर पर वहाँ पर वो उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है। यहाँ पर एक तरफ कोरोना के बीच जो चैलेंज होगा उस स्थानीय मशीनरी के इस्तेमाल, उसके मैक्सिमम आउटपुट का मैं कहूँ, चाहे वो स्कूल्स या फिर मैं कहूँ जो दूसरे आप लोग डिप्लॉय करते हैं चुनाव से जुड़ी जिम्मेदारियों को लेकर, वो किस तरीके का चैलेंज है और उसका क्या उस पर मैं कहूँ कि स्थानीय जो सरकार है या प्रशासन है वहाँ पर उसका रोल किस तरीके से नज़र आएगा। और दूसरा कि यहाँ पर एक और जो बात कही गई है, जो कि जिसका संजय ने जिक्र किया, कि आखिरी घंटे में जो कोरोना पीड़ित या कोरोना संक्रमित या जो क्वारंटाइन में लोग हैं उनको भी चुनाव में वोट का पूरा अधिकार होगा, उनके लिए मौका दिया गया है। ये जो चैलेंज है उनको लाना, उस फियर फैक्टर के बीच से बाहर निकालना और फिर वोट डलवाना और बाकी लोगों को उनके साथ सामाजिक दूरी के साथ इसको कामयाब करना। हाँ, ये जो चुनाव प्रबंधन की आर्टिकल 324 संविधान के अंदर कमीशन को इतना पावर और इतना रिसोर्सेस है कि जिस तरह से स्मूथ, फेयर, फ्री और कॉम्पिटेंट इलेक्शन करने के लिए जो भी जरूरी है वो कर सकता है। इसलिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सारे जो सामर्थ्य हैं, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस हो, चाहे मेडिकल फोर्सेस हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी हो, सब उनके पास रहता है। और जैसे हमने पहले ही जिक्र किया, इसका बहुत प्लानिंग हो चुका है। जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होता है, जो कलेक्टर होता है, उसके घर के, उसके जो ऑफिस के सामने तो पूरा उसी टाइम में लगता है कि कोई टेम्पररी एक ऑफिस बना हुआ है बहुत लंबा, जो कि बहुत सारे काम होता है उसमें, इलेक्शन का प्रबंधन लेके, जस्ट पोलिंग के पहले, पोलिंग के दौरान। तो ये लेकिन इस बार सब थोड़ा हटकर है, इस बार सब थोड़ा सा हटकर है।
और ये जो टेम्पलेट इस बार का सेट होगा, जैसे आने वाले चुनाव आ रहा है वेस्ट बंगाल में, आसाम में, तमिलनाडु में, बहुत रोचक इलेक्शन होने वाला है। वहां स्ट्रीट इलेक्शन को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, स्ट्रीट फाइट, बहुत कैरिज्मेटिक लीडर्स होते हैं। लेकिन पाटलिपुत्र को एरिया को समेट कर अभी जो टेम्पलेट बनेगा, मैं संजय जी की बात पर जा रहा हूं, ऐसे बिहार में हमारा एजुकेशनल और अदर पैरामीटर्स थोड़ा सा आगे पीछे है, इवन डिजिटल पैरामीटर्स भी थोड़ा पीछे है हटके, इसीलिए वर्चुअल कैंपेनिंग को माना जाता है कि वीक रहेगा। लेकिन पॉलिटिकल कॉन्शियस में वो कभी पीछे नहीं रहे हैं और शायद ऐसे एक टेम्पलेट प्रस्तुत करेंगे जो आने वाले इलेक्शन में काम देगा। मैं थोड़ी सी एक पॉइंट बताऊंगा सबके लिए, जो वर्चुअल वर्सेस फिजिकल कैंपेनिंग का जो बात चल रहा है, खाली वर्चुअल कैंपेनिंग का तैयारी और जिनका पार्टीज का ओरिएंटेशन वो बात नहीं, जिनका फाइनेंशियल रिसोर्सेस भी होगा तो वो थोड़ा एडवांटेज में रहेंगे हमेशा। और इसीलिए छोटे पार्टी जिनका पास पैसा कम है वो थोड़ी सी कंप्लेन करते रहते हैं, वो फिजिकल इंटरेक्शन मांगते हैं। और इलेक्शन कमीशन इक्विटी और इक्वालिटी के लिए वो भी बंदोबस्त किया है। हाँ भाई, जाके घर भी जा सकते हैं, छोटे मीटिंग भी कर सकते हैं, नंबर कम है, सोशल डिस्टेंस रहेगा। आप देखेंगे कैंपेन जो होता है क्या, आप जो लोग और नेता और प्रतिनिधि उनको बीच में फासला कम करता है। चाहे बात पिछले साल जो हुआ, 2-4 साल से जो हुआ, लेकिन आज की तारीख में कैंपेन के दौरान गले मिलते हैं। लेकिन इस बार सोशल डिस्टेंसिंग हो गया। तो वर्चुअल और फिजिकल का यह है, दोनों का अपना अपना वैल्यू है। और वर्चुअल का और एक मुद्दा है, खाली जो इसका पास पैसा होगा वो थोड़ा एडवांटेज में रहेगा, लेकिन उसको छोड़कर जो एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग होता है वो फिजिकल मॉनिटरिंग, जब गाड़ी घोड़ा लोग पहुंचे, सामियाना लगा, उसका इजी है। लेकिन जो वर्चुअल है उसका फुटप्रिंट बहुत कम होता है, उसको मेजर करना ही मुश्किल होता है। तो इसीलिए उनका जो एथिक्स है, कोड है जो बना हुआ है लास्ट टाइम से, होपफुली उसका काम आएगा, तो वो बहुत बड़ा फैक्टर बनता है। क्योंकि वो अगर अपने आप को रेगुलेट नहीं करेंगे तो उसका खर्चा ही पता नहीं चलेगा और जो बड़े बड़े पार्टी है वो आगे निकल जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चीज रहता है। लेकिन और एक तीसरा, मैं लास्ट पॉइंट में बता रहा हूं, आप देखिए कोविड के ऊपर सारे तवज्जो है, लेकिन इलेक्शन कमीशन अपना जो क्लासिकल पैरामीटर है उसको भी छोड़ा नहीं है। चाहे वो ईवीएम की तैयारियां हो, काउंटिंग के लिए प्रबंधन हो, सिक्योरिटी का अरेंजमेंट हो, या इवन सोशल मीडिया के भी प्रदीप जी बात कर रहे थे, उसमें पूरा क्वेश्चन दिया गया आज, भाई तुम लोग जो हो अगर फेक न्यूज और हेट के बारे में करोगे तो अपने आप भुगतोगे, तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस आपको लॉ के अंदर आपको भुगतना पड़ेगा। तो सोशल मीडिया की रेगुलेशन हो, ये सारे जो चीज है, और ऑब्जर्वर सिस्टम हो, ये सबको बढ़िया से तैनात करके रखा है। खैर ओवरऑल एनवेलप जो है कोविड का रेगुलेशन, कंट्रोल, सेफ्टी ऑफ लाइफ के बारे में होगा। सबसे ज्यादा इस बार जो सफर करेगा, थोड़ी सी जो चीज में हम थोड़ा पीछे हट जाएंगे, इसलिए थोड़ी सी डायलेमा है, क्या होगा वोटर टर्नआउट। जनरली आपने स्वीप के बारे में तो सुना होगा, लेकिन अभी स्वीप जो है लोगों को जोड़ के वोटिंग केंद्र में आने का और ज्यादा से ज्यादा वोटिंग होने का जो बात चला रहा था, अभी वो कैंपेन चल रहा था, इस बार होगा सेफ्टी ऑफ लाइफ। आप सेफली कैसे पोलिंग स्टेशन आएंगे, सेफली कैसे निकलेंगे, वही होगा। और सैनिटाइजर, मास्क, पीपीई, ये नंबर का जैसे इंडेलिबल इंक सब उंगली दिखाते थे, अभी ये बन गया सिंबल। आपको याद होगा प्रदीप जी, हम लोग बिहार इलेक्शन के बारे में बात करते थे पहले कि भाई मास्क पहन के लोग आते थे, वोटिंग पोलिंग बैलेट बॉक्स ले उठा के लेके चले जाते थे, एक जमाना था, और आजकल नहीं रहा बिल्कुल। अभी इस बार मास्क पहन के सब लोग, अपने आम लोग क्यू पर खड़े रहेंगे अपना डेमोक्रेटिक राइट करने के लिए। अभी देखिए सब ये सिचुएशन ऑफ लाइफ है। लेकिन प्रदीप जी ने भी जिसे कहा, भारत, हमारे लोग, बिहार के लोग हमेशा तैयार रहते हैं तरह तरह की सिचुएशन का सामना करने के लिए। संजय जी, क्योंकि जिसका जिक्र अक्षय राउत साहब ने किया, और शायद यही मैं कहूँ कि जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि वोटर को जिंदगी का भय ना हो, इस तरह के इंतज़ाम के साथ पोलिंग बूथ तक लाना, और वहाँ पर जो शायद मैं समझ पा रहा हूँ कि जिस तरीके से सैनिटाइज़र, ग्लव्स, इन सब का इस्तेमाल होगा, ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत या उसका डिप्लॉयमेंट होगा, और वो वोटर के जहन में इस तरीके से आना चाहिए ताकि उसे लगे कि बूथ पर पहुंचने के बाद कोई चिंता नहीं है, वो सुरक्षित है, और तभी जो स्वीप या टर्नआउट जो बिहार एक नया रिकॉर्ड बनाता है उसको रिपीट कर पाएगा। देखिए, उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने पर्याप्त तैयारियां कर रखी हैं। दूसरा है कि कॉन्सियसनेस का कैंपेन, या जो होता था अधिक टर्नआउट के लिए जो इलेक्शन कैंपेन कमीशन तरह तरह की कैंपेन करती थी, इस बार उसमें एक ये बदलाव आएगा। वो भी एक जिज्ञासा की चीज़ है, वह कैसा आएगा। एक मुझे थोड़ा सा 30 सेकंड दे, अक्षय राउत जी ने 2 बड़ी अच्छी चीज़ कही और मुझे वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा। हालांकि वो उसके राजनीतिक पक्ष में वो नहीं जाएंगे, वो इलेक्शन मैनेजमेंट के प्रति उनका काम है। मास्क एक समय था बड़ा ही नेगेटिव चीज बिहार इलेक्शन में हुआ करता था और बूथ लूटने से था। आज वो स्वयं और बूथ की सुरक्षा के लिए, और जितने लोग वहां पे हैं वो मास्क उसकी सुरक्षा के लिए। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट
वो है। दूसरा चीज एक और भी जो फिजिकल वर्सेस वर्चुअल है, ये इस पे काफी मंथन इस चुनाव के दरमियान, कैंपेन के दरमियान और चुनाव के बाद भी उस पे एक मीमांसा होती रहेगी कि ये किस तरह का आउटरीच होगा, इससे फायदा किसका होगा, इससे किस तरह की चुनौतियां सामने आएंगी, और इसमें से जरूर कुछ ऐसी चीज निकल करके आएगी जो एक नया मानक तय करेगी। जो आने वाले चुनाव में बिहार ने, प्रदीप जी उस बात के गवाह हैं कि बिहार ने 1975-77 से एक नया मानक तैयार किया, देश के राजनीति किस तरफ जाएगी। उसके पहले भी वो है, लेकिन अभी का अगर हम कार्यकाल लें तो उसके बाद और आज जो लोग बहुत सारे सत्ता में बैठे हुए हैं, जितने लोग, उसमें तमाम वो लोग हैं जो उस आंदोलन में सक्रिय हुए थे और उसके बाद चुनाव में जीत करके आए थे, चाहे प्रदेश में हो चाहे केंद्र की राजनीति में हो। तो ये एक नया मानक, एक बार फिर से वो मौका है बिहार के लिए जब वो इस चुनाव के माध्यम से देश की चुनाव प्रक्रिया और उसका आगे किस तरह का विस्तार हो डिजिटल के माध्यम से या बाकी चीजों में, वो मानक फिर से तय करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और बिहार में जो चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, 3 चरणों में वहाँ पर मतदान होगा, 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर और 10 नवंबर को रिजल्ट आएंगे। और देखना होगा कि कोरोना के बीच जो एक बड़ा चैलेंज, चुनौती चुनाव आयोग ने स्वीकार करते हुए चुनाव तारीखों का ऐलान किया है, वहाँ पर मतदाता और राजनीतिक दल इसको किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं, किस तरीके से सहयोग के साथ इस उत्सव को, इस पर्व को समापन तक ले जाएंगे। फिलहाल जितना ही, नमस्कार।